नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास ली थी। छोटी क्लास बहुत बड़ी हो गई थी। कल हम लोगों ने जीएस के इंट्रोडक्शन को समझा था कि जीएस में हमें पढ़ना क्या क्या है। आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो कई सारे हो सकते हैं, पढ़ना सभी है, तो कोई ना कोई एक टॉपिक तो लेना ही है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को, यानी कि राज व्यवस्था को। राज व्यवस्था को पढ़ने के लिए कल हम लोगों ने तरीका पढ़ा था कि उसको कैसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं राज व्यवस्था या पॉलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है उसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके 22 भाग, 12 शेड्यूल, अनुसूची और 395 अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट एक्ट और इम्पोर्टेंट जजमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पॉलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट यानी कि मूलभूत अवधारणा या बुनियादी अवधारणा, यानी कि वो सारी चीजें जो पॉलिटी में बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं तो शब्द हमारा पहले ही आता है पॉलिटी या राज व्यवस्था। हिंदी में इसी चीज को कहते हैं राज व्यवस्था। कल हम लोगों ने इसके जनरल इंट्रोडक्शन को समझा था कि राज्य व्यवस्था होता क्या है। हम लोगों ने समझा था व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ लिबर्टी होता है, जबकि राज्य अपने आप में शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, शक्ति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ पावर होता है। कभी कभी व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बहुत अधिक होती है, राज्य की शक्ति बहुत कम होती है। कभी कभी राज्य की शक्तियां बहुत अधिक होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बहुत कम होती है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार तथा राज्य की शक्तियों के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था। पॉलिटी जो वर्ड आया हुआ है, पॉलिटी जो वर्ड आया हुआ है, ये पॉलिस वर्ड से आया हुआ है। पॉलिस वर्ड जो कि एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है पॉलिश, इससे पॉलिटी शब्द आया है। इस पॉलिश का मतलब होता है स्टेट। स्टेट को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य, और इसी राज्य से बना हुआ है राज व्यवस्था। तो पॉलिटी शब्द जो आया हुआ है, इसकी एटमोलॉजी अगर पूछी जाए तो पॉलिटी शब्द आया हुआ है पॉलिस से, और पॉलिस का ही जो पॉलिस होता है, जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है स्टेट अथवा राज्य। राज्य मतलब अपने आप में सिंबल ऑफ पावर, यानी जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो शक्ति को दिखाता है, जो शक्ति को शो करता है, शक्ति की संस्था होती है, उसी को हम लोग स्टेट या राज्य कहते हैं। इसी पॉलिस वर्ड का ही बना हुआ अगला रूप है पुलिस। पुलिस हम लोग समझते हैं, पुलिस का मतलब होता है पावर का रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति। पुलिस का मतलब होता है कोई ऐसी संस्था जो पावर को रिप्रेजेंट करती है, या हम कह सकते हैं ऐसी संस्था जो अपने आप में राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करती है, इसी को तो हम लोग पुलिस कहते हैं। तो पॉलिटी वर्ड आया हुआ है पॉलिश, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राज्य। ये बात आसानी से समझी जा सकती है। राज्य व्यवस्था को अगर समझा जाए तो राज्य व्यवस्था दुनिया में कई तरह की होती है। जैसा कि हमने बताया, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के आधार पर, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के आधार पर तथा राज्य की शक्ति के आधार पर दुनिया में अलग अलग तरह की राज्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर हुए हैं, ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं, अरस्तु, जिनको अरस्तु के नाम से आप जानते हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया में 6 तरह के राज्य होते हैं। राज्य के जो इवोल्यूशन की बात की है, उन्होंने कहा है कुल 6 तरह के राज्य होते हैं। एक राज्य होता है जहां पर व्यक्ति का शासन होता है, ऐसा शासन जहां एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति का शासन। एक व्यक्ति का शासन भी अपने आप में 2 तरह का हो सकता है। एक शासन होता है जिसको हम लोग कहते हैं राजतंत्र। एक व्यक्ति का शासन अपने आप में 2 तरह का हो सकता है, एक जिसको हम लोग कहते हैं राजतंत्र। तो एक व्यक्ति का जहां पे शासन होता है वो भी 2 तरह का हो सकता है। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र को अरस्तु ने अच्छा माना है। यहाँ एक व्यक्ति का ही शासन है, एक ही व्यक्ति है, वही अपने आप में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है,
लेकिन वो अच्छा रूलर है, एक अच्छा शासक है, इसको हम लोग कहते हैं राजतंत्र। जबकि दूसरा शासक इसी का अपोजिट है, जिसको हम लोग कहते हैं निरंकुश या फिर तानाशाही। यानी कि जहां पर एक व्यक्ति का शासन तो होता है, लेकिन वो शासन अपने आप में विकृत होता है, गलत होता है, बुरा होता है, जिसको आप बैड गवर्नेंस कहते हैं, वो होता है निरंकुश या तानाशाही। तो एक व्यक्ति का शासन, जहां पर एक व्यक्ति जो अच्छा काम करता है वही राजा है अपने आप में, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सारे काम करता है, उसको हम लोग राजतंत्र में काउंट करते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं मोनार्की। जबकि दूसरा है जिसको हम लोग निरंकुश या तानाशाही कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा ऐसा भी शासन हो सकता है जहां पर एक व्यक्ति का शासन नहीं, बल्कि कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, अल्प व्यक्ति का शासन, थोड़े से व्यक्ति का शासन, अल्प व्यक्तियों का शासन। ऐसे शासन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक शासन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कुलीन तंत्र। इंग्लिश में आपने वर्ड सुना होगा ओलिगोक्रेसी, ओलिगार्की वर्ड सुना हुआ है। इसके अलावा एरिस्टोक्रेसी वर्ड सुना होगा। एरिस्टोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है कुलीन तंत्र। यहाँ पर पैसे वाले जो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन ये अच्छे लोग होते हैं, यानी शासन को सही तरीके से करते हैं। जबकि दूसरा इसका विकृत या बुरा रूप होता है, इसी को हम लोग कहते हैं धनिक तंत्र, या आपने शब्द सुना होगा सामंतवादी। सामंतवादी जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म। अब ये फ्यूडलिज्म क्या है, इस चीज को हम लोग हिस्ट्री में अच्छे से समझेंगे, यहाँ भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कुल शासन के कितने प्रकार हैं। पहला शासन जहां पर एक व्यक्ति का शासन है, ये दो तरह से हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शासन को अच्छी तरह से चला रहा है, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, इसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। दूसरा वो व्यक्ति बुरा है, अपने आप में निरंकुश है, तानाशाही है, जैसे कि हम लोग नॉर्थ कोरिया के शासन को देखते हैं, तो निरंकुश या तानाशाही का शासन होता है, जो बुरा होता है, विकृत होता है। दूसरा जहां अल्प व्यक्तियों का शासन होता है, जहां अल्प व्यक्तियों का शासन होता है, इसको हम लोग कहते हैं या तो ये कुलीन तंत्र हो सकता है या सामंतवादी, यानी कि पैसे वाले लोगों के द्वारा जहां शासन किया जाता है, वो लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इसी को हम लोग कुलीन तंत्र कहते हैं। विकृत रूप होता है सामंतवादी। तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं जहां पर एक लोग का शासन नहीं है, बल्कि बहुत से व्यक्तियों का शासन है, जहां बहुत से व्यक्तियों का शासन है, इसी को हम लोग कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैधानिक लोकतंत्र, एक होता है वैधानिक लोकतंत्र, जहां पर बहुत सारे लोगों का शासन होता है। इसका मतलब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका अलग अलग काम करते हैं। यहाँ न्यायपालिका, विधायिका सिर्फ एक व्यक्ति है, यहाँ लोग अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग अच्छे होते हैं, शासन सही से करते हैं, शासन अच्छा गुड गवर्नेंस होता है, इसीलिए इसको हम लोग वैधानिक लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यही ऐसा भी हो सकता है जहां बहुत से लोगों का शासन तो है, लेकिन वो शासन अपने आप में बुरा है, विकृत है, बैड गवर्नेंस है, इसको हम लोग कहते हैं अराजकता, एनार्की। तो अरस्तु ने कुल 6 तरह की शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताया है। कुल 6 तरह की शासन व्यवस्थाएं ये हैं। 3 व्यवस्थाएं जिसमें से अच्छी हैं, 3 व्यवस्थाएं जिसमें से बुरी हैं। एक शासन व्यवस्था जहां पर एक व्यक्ति का शासन है और वो अच्छी तरह से शासन कर रहा है, इसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र की आपने कई जगह एग्जाम्पल देखे होंगे। दूसरा है निरंकुश या तानाशाही, जहां पर एक व्यक्ति का शासन तो है, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। व्यक्ति के शासन को ही, जब जहां पर एक व्यक्ति का शासन होता है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं असीमित शासन। जहां व्यक्ति का शासन होता है, वहां विधि का शासन नहीं होता है। इसका मतलब ये विधि या कानून से काम नहीं करते हैं, ये मनमर्जी से काम करते हैं। मनमर्जी से आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं इतना कहूंगा 2000 रुपए की नोट का ख्याल रखना। बाकी ये है, अगला होता है जहां पर हम लोग कहते हैं अल्प व्यक्तियों का शासन। अल्प व्यक्तियों का मतलब कुछ लोगों का शासन, थोड़े व्यक्तियों का शासन। ये दो तरह का हो सकता है, एक कुलीन तंत्र होता है, दूसरा सामंतवादी होता है। कुलीन तंत्र का मतलब होता है जहां पर अल्प व्यक्ति, पैसे वाले लोगों का शासन है, लेकिन वो लोग अच्छे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं। इसको अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो एक मैं रील्स देख रहा था, उसमें एक कविता मैंने सुनी, इरफान खान ने उसको रिसाइट किया है, लेकिन वो कविता लिखी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। कविता क्या है? कविता की कुछ लाइनें ये हैं।
अगर सही से मैं याद कर पा रहा हूं, कविता ये कहती है, भूख रोटी की, रोटी खेत की, खेत ठाकुर का, प्यास पानी की, पानी कुएं का, कुआं ठाकुर का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी खेत की, खेत ठाकुर का। ये जब कविता सुनी, एक बच्चे ने उसमें कमेंट किया, बच्चा परेशान हो गया होगा क्योंकि ठाकुर की कुछ बुराई की है। ये सामंतवादी का एग्जाम्पल है, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं, मैं सामंतवादी के एग्जाम्पल को बता रहा हूं। बच्चे ने कमेंट किया कि जो किसान की सुरक्षा में अपनी जान दे दे वो जान ठाकुर की। बात सही कह रहा है वो। ठाकुर भी अपने आप में दो तरह के हैं, एक वो जो सामंतवादी का एग्जाम्पल है, दूसरा वो जो कुलीन तंत्र का एग्जाम्पल है। कुलीन तंत्र में ये उस शासन व्यवस्था की बात कर रहा है जहां पर अगर कोई एक व्यक्ति रात के 2 बजे किसी राजा के महल के दरवाजे को खटखटाता है तो राजा दौड़ करके नंगे पैर आता है, ये सोच करके कि आज मेरी प्रजा को कोई कष्ट है, मेरी प्रजा कहीं दुख में है, ये सोचने के लिए। इस शासन व्यवस्था को हम लोग कुलीन तंत्र व्यवस्था कहते हैं। अल्प लोगों का शासन है, लेकिन ये शासन व्यवस्था अच्छी है। वही दूसरी शासन व्यवस्था उस एग्जाम्पल की बात कर रहा है जहां पर एक राजा अपने तमाशे के शौक के लिए किसी भी शहर को जला देता है, इसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। ये कुलीन तंत्र उस एग्जाम्पल को बताता है जहां पर राजा के बारे में कहा, राजा सूर्य की तरह होना चाहिए, जो लोगों से टैक्स लेता है वाष्प की फॉर्म में, जो लोगों को पता ही नहीं चलता है, और वर्षा के रूप में रिटर्न करता है जिससे लोग खुश होते हैं, जिसको कालिदास ने अपने रघुवंशम में, रघुवंशम जो उनका नोबेल है, अच्छा किताब है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि राजा कैसा होना चाहिए। वही सामंतवादी व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर राजा ऐसा है कि एक कलेक्टर जब किसी गवर्नर जनरल से कहता है कि किसानों के पास घास के सिवा कुछ नहीं बचा है टैक्स में देने के लिए, तो गवर्नर जनरल कहता है घास को ही कलेक्ट कर लिया। तो ये सामंत व्यवस्था की बात कर रहा है, सामंतवादी व्यवस्था की बात कर रहा है जहां अल्प लोग, पैसे वाले लोग, जमींदार लोग जहां पर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो लोग बुरे हैं, उसको हम सामंतवादी व्यवस्था की बात करते हैं। कुलीन तंत्र जहां पर अल्प लोगों का शासन है, जमींदार का शासन है, लेकिन शासन अच्छी व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को आपको देखना है तो आप कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़ सकते हैं। आप वहां देख सकते हैं कि शासन में राजा कैसा होता है। अगला आता है जिसको हम लोग कहते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों का शासन होता है, जहां बहुत सारे लोगों का शासन होता है, इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होता है वैधानिक लोकतंत्र, दूसरा होता है अराजकता। अराजकता को समझना है तो आप अफगानिस्तान की सिचुएशन देख सकते हैं, तालिबान को देख सकते हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन देख सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति का शासन नहीं है, अल्प लोगों का शासन नहीं है, बहुत सारे लोगों का शासन है, लेकिन शासन कैसा है आप समझ सकते हैं। वैधानिक लोकतंत्र, वैधानिक का मतलब जहां पर विधि के द्वारा शासन किया जाए, जहां पर लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुने गए लोग, एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों की बात क्यों कही है? क्योंकि जहां पर एक व्यक्ति का शासन होता है और वो व्यक्ति अपने आप में करप्ट हो जाए, स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए ये स्वाभाविक है, जिसको तुलसीदास ने भी कहा है कि नहीं कोई उपजा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाई। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया है जिसको पैसा मिल जाए, जिसको शोहरत मिल जाए, उसको अहंकार ना हो। तो व्यक्ति का अहंकार होना अपने आप में स्वाभाविक है, इसीलिए कहा है एक व्यक्ति का शासन अपने आप में बुरा हो सकता है, क्योंकि वही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की जगह पे काम करता है। जबकि जहां पर बहुत सारे लोगों का शासन होता है, जहां पर वैधानिक लोकतंत्र होता है, वहां न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सारे अलग अलग होते हैं। अगर देखना चाहे एग्जाम्पल को तो आप देख सकते हैं अशोका, समुद्रगुप्त, कौन है ये? विधायक हैं, सांसद हैं, न्यायपालिका में न्यायाधीश हैं, कौन है? ये सारे लोग अपने आप में एक ही हैं। यानी अंतिम डिसीजन तो इन्हीं का रहता है, इसीलिए ये व्यक्ति का शासन है। व्यक्ति का शासन अपने आप में असीमित शासन होता है, जो कुछ भी कर सकता है। ये अपने आप में किसी के लिए, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि बहुत सारे लोगों का शासन या वैधानिक लोकतंत्र अपने आप में सीमित शासन होता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि जो राज व्यवस्था है वो राज वर्ड से आया है। राज का मतलब राज्य, राज्य का मतलब जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति क्यों चाहिए? ताकि व्यक्ति स्वतंत्र रह सके, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके।
समय के साथ ये अपने आप में बदलता रहा, राज्य शक्तिशाली होता रहा। जब राज्य शक्तिशाली हो गया, सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, तो ये शासन दो तरह से डिवाइड हो गया। एक है राजतंत्र, जहां पर एक राजा है, सारे डिसीजन अंतिम उसी के हैं, लेकिन वो अच्छा राजा है, अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए ये राजतंत्र है। वहीं दूसरा, राजा के हाथ में सारे डिसीजन है, लेकिन राजा अच्छा नहीं है, बुरा है, या अच्छे काम नहीं कर रहा है, पॉलिसीज अच्छी नहीं बना रहा है, ये निरंकुश या तानाशाही है। दूसरा, जहां पर लोग एक नहीं है, एक से अधिक लोग हैं, अल्प लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं, दो तरह से हैं। एक कुलीन तंत्र होता है जिसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। दूसरा सामंतवादी या फ्यूडलिज्म कहते हैं, जो बुरे होते हैं, जो अपने आप में अच्छी पॉलिसी नहीं बनाते हैं। तीसरा, जहां पर बहुत सारे लोगों का शासन होता है, जहां लोगों के द्वारा चुने हुए लोग ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैधानिक लोकतंत्र। अगर ये बुरे हो जाए तो हो जाता है अराजकता। आई थिंक ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोगों को ये समझना है, इसी में एक बात और समझ लेते हैं। ये सारी पॉलिसीज की बात की जाए तो ये वेस्टर्न फिलोसोफर की दी हुई है, अरस्तु की दी हुई है। अरस्तु ने कहा है राज्य 6 तरह के होते हैं। इसके अलावा कई सारे वेस्टर्न और भी फिलोसोफर हुए हैं, अरस्तु से पहले भी हुए हैं, सोफिस्ट हुए हैं, साइरेनक्स हुए हैं। इस बात पे हमें अभी नहीं जाना है, जब कभी हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए पढ़ना होगा तो हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। तो हम प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक, महात्मा गांधी तक सारे लोगों के विचार को पढ़ेंगे। दूसरा विचार इसी में एक और दिया, जो कि यूरोपियन के द्वारा ही दिया हुआ है, क्रिश्चियनिटी के द्वारा दिया हुआ है, जिनका नाम है ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा कि हम इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, वो ये हमारे लिए पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये हमारे लिए पाप में दी हुई सजा है। हम लोगों ने एक पाप किया था, कभी हमारे पूर्वजों ने एक पाप किया था। वो पाप क्या था? फॉरबिडन फ्रूट को, जिस फल के लिए, वर्जित फल के लिए मना किया गया था, उसको खाया था। इसकी सजा भुगतने के लिए हमें पृथ्वी पर भेजा गया है। हमारे लिए ये घर नहीं है, हमें वापस वहीं जाना है। तो लोगों ने पूछा तो वहां वापस कैसे जा सकते हैं? बोले वापस तभी जा सकते हैं अगर हम ईश्वर की बात माने। बोले यहाँ तो हमें राज्य की बात मानने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा राज्य बड़ा नहीं होता है, बड़ा ईश्वर होता है। उन्होंने कहा बड़ा धर्म होता है, राजा भी यहाँ पे छोटा है। ऐसे तंत्र को कहा ऑगस्टाइन ने धर्म तंत्र। आप देखते होंगे दुनिया में कई जगह ऐसा शासन व्यवस्था है जहां पर राज्य नीचा है लेकिन धर्म बड़ा है, जहां पर धर्म का शासन होता है। आपने इस्लामिक स्टेट के बारे में सुना होगा, जहां शासन इस्लाम की पॉलिसीज से होता है, इस्लाम के आधार पे होता है। इसको हम लोग कहते हैं धर्म तंत्र। उन्होंने कहा राजा को भी अगर परमिशन चाहिए तो वो परमिशन लेनी होगी चर्च की। अब चर्च में परमिशन देने के लिए ईश्वर तो नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा ईश्वर ने हमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ भेजा है, तो सेंट की, वहाँ के जो संत हैं, फादर हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय, जिस समय ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसाइयत का विस्तार हो रहा था, तो वहां पर धर्म ऊपर था, राज्य नीचे था। अब आप देखेंगे इस हायरार्की में 3 लोग आ गए हैं, एक प्रजा है, उसके ऊपर राजा है, और राजा के ऊपर धर्म है। इसी शासन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं धर्म तंत्र। तो टोटल शासन व्यवस्था पॉलिटी में अगर बात की जाए, समझा जाए, आसान से समझ सकते हैं। पॉलिटी वर्ड आया हुआ है पॉलिस से, जो कि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक के द्वारा दिया हुआ है। अरस्तु ने अपनी एक बुक ही लिखी है पॉलिटी। इसी के अलावा प्लेटो ने अपनी एक बुक लिखी है रिपब्लिक। अब वो क्या है आगे हम समझेंगे। ये वर्ड पॉलिस से आया। पॉलिस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का मतलब है राज्य। राज्य क्या होता है? कल समझाया है। राज्य अपने आप में शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था होती है, जिसके काम में व्यक्ति के अधिकारों को और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। अगला आता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था भी राज्य से आया हुआ है। उसके बाद टोटल दुनिया में कितनी व्यवस्थाएं हैं? तो अरस्तु कहते हैं 6 तरह के राज्य हो सकते हैं, जहां एक व्यक्ति का शासन हो, जहां अल्प व्यक्तियों का शासन हो, जहां बहुत से लोगों का शासन हो। जिसमें से 3 शासन व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अच्छी हैं, 3 शासन व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा ऑगस्टाइन ने कहा नहीं, धर्मतंत्र भी होता है। इसका मतलब राज्य सबसे बड़ा नहीं है, राज्य से बड़ा है धर्म, जिसको कार्ल मार्क्स ने अपोज किया। उन्होंने कहा धर्म नहीं है, रिलीजन इज अ फील्ड। क्यों कहा गया? कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को देखेंगे तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं इस शासन व्यवस्था में, ये शासन व्यवस्था में शासन के अंग क्या हैं, राज्य के ऑर्गन क्या है, किस तरह से कोई भी तंत्र काम करता है।
तो आपने राज्य के अंगों के बारे में पढ़ा होगा, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा, सरकार के अंगों के बारे में पढ़ा होगा, शासन के अंगों के बारे में पढ़ा होगा। शासन या सरकार के अंग। सभी को पता है कि तीन इसके स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीन ऑर्गन कौन कौन से हैं? पहला ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं विधायिका, इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब 6 तरह की अगर व्यवस्थाओं में देखा जाए तो ये सभी में हो सकती है, लेकिन सभी में सफल नहीं है। सफल किसमें है? वैधानिक लोकतंत्र में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर देखा जाए तो अशोका के समय या फिर कहें अकबर के समय उनके दरबार में भी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शासन बहुत सारे लोगों का नहीं है। वहां भी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन अंतिम डिसीजन किसका है? राजा का है। वो अपने आप में अशोका हो या अकबर हो, दोनों में। अकबर के दरबार में भी तो नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन थे? वो यही काम तो करते थे। वो क्या करते थे? लॉ मेकिंग का काम करते थे, पॉलिसी मेकिंग का काम करते थे। वो किसी को जुडिशरी के बारे में बताते थे। निर्णय लेने का काम लेकिन नहीं था उनके पास। अंतिम निर्णय रहता था किसका? राजा का। यानी हम कह सकते हैं अगर राजतंत्र की बात की जाए तो ये तीनों व्यवस्थाएं सिर्फ सलाह के लिए हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में भी है। राष्ट्रपति महोदय के पास परमिशन है कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ में सलाह दे सकते हैं, सलाह मशवरा दे सकते हैं। आर्टिकल पर अभी हम नहीं जाएंगे, आर्टिकल समझेंगे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता है राष्ट्रपति महोदय को, प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन नहीं देता है, वो देता है एडवाइस, सजेशन। ये मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। वही कंडीशन यहाँ है कि अगर राजतंत्र की बात की जाए तो वहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, लेकिन ये अपने आप में डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। ये केवल एडवाइस दे सकती है, सजेशन दे सकती है, अंतिम डिसीजन राजा का होता है। लेकिन वैधानिक लोकतंत्र में होता है, वैधानिक लोकतंत्र में इनको अलग अलग पावर्स दी हुई है। क्या पावर है? विधायिका की अगर बात की जाए तो विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण। विधि का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। कोई भी नियम होते हैं, कोई भी लॉ होते हैं, कोई भी कानून होते हैं, उनको बनाने के लिए जो संस्था होती है उस संस्था को हम लोग कहते हैं विधायिका। विधायिका आप नाम समझते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा। अब इस चीज के प्रोविजन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में समझेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य सिर्फ है बेसिक कंसेप्ट्स को समझना कि किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में उसके कितने अंग होते हैं, उन अंगों के कार्य क्या क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो इसका काम क्या है विधायिका का? विधि का निर्माण करना। दूसरा, नाम से जैसा ही पता चल रहा है, कार्यपालिका, कार्य का पालन करने वाला। इसका मतलब इसका काम विधि को निर्माण करना है, विधि को बनाना है, विधि को अप्लाई करना नहीं है। विधि को अप्लाई कौन करेगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, यानी कि जो विधि निर्माण हुई है उस विधि को लागू करना। इसका काम सिर्फ यही नहीं है विधि को लागू करना। कार्यपालिका का एक काम और है। ये कार्यपालिका जिस चीज का निर्माण करती है उसको हम लोग कहते हैं नीति निर्माण। इस कार्यपालिका का काम होता है नीति को निर्माण करना। विधि और नीति, विधि मतलब लॉ, नीति मतलब पॉलिसी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? विधि की अगर बात की जाए तो विधि को निर्माण किया जाता है विधायिका के द्वारा। इसके अंदर वोटिंग भी होती है, इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, विचार होते हैं, उसके बाद में विधि का निर्माण होता है। विधि निर्माण होने के बाद में विधि को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको फॉलो करना लोगों का धर्म बन जाता है, लोगों का कर्तव्य बन जाता है। उसको फॉलो करना ही होगा, विधि को फॉलो करना ही होगा। लेकिन नीति की बात की जाए तो नीति को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। कई सारी ऐसी विधियां हैं जिन पर सजा का प्रावधान है। आपने देखा होगा मोटर व्हीकल एक्ट, अधिनियम, कानून है, विधि है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको पनिश किया जा सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है। इसका मतलब विधि के उल्लंघन करने पर दंड का प्रोविजन होता है, लेकिन नीति के उल्लंघन करने पर इसके लिए दंड का कोई प्रोविजन नहीं होता है। क्या होती है नीति? सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी आती है, सरकार ने कहा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
अब ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो नहीं फॉलो करेंगे। इसका मतलब आपके विचारों पर, आपके मन पर डिपेंड करता है आप नीतियों को लागू करना चाहते हैं या नहीं। अब सरकार की पॉलिसी है सफाई अभियान। अब सफाई सभी को अच्छी लगती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। आप कहते हैं नहीं हमें कचरे में रहना अच्छा लगता है, तो आप रह सकते हैं, इसमें यहाँ पर दंड का प्रोविजन नहीं है। तो नीति निर्माण में दंड का प्रोविजन नहीं होता है, पनिश का प्रोविजन नहीं होता है, कुछ मामलों को छोड़कर। अब वो मामले क्या है, इस चीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में समझेंगे। आसान ये है, विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधि को लागू करना जो कि विधायिका ने बनाई हुई है। साथ ही साथ ये नीति का निर्माण करती है। जब ये नीति का निर्माण करती है तो यहाँ भी हम लोग संविधान में पढ़ेंगे, नीति अपने हिसाब से नहीं बना सकती है, इसको दिशा निर्देश करने के लिए संविधान में पूरा एक पार्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब नीतियां जो बनाई जाएंगी वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सामने रख के बनाई जाएंगी, जबकि विधायिका जो विधि का निर्माण करेगा वो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को सामने रख के बनाएगा। ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जिससे कि फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सके। क्या है कॉन्फ्लिक्ट, क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। लेकिन मान लिया सरकार ने ऐसी कोई विधि बना दी जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, या सरकार ने, कार्यपालिका ने ऐसी कोई नीति का निर्माण कर दिया जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट छोड़ो डीपीएसपी का भी वायलेशन हो रहा हो, उस हालत में क्या किया जाएगा? तो हमारे पास है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है इन दोनों के बीच में हो रहा किसी भी झगड़े पर निर्णय देना। केवल इस पर निर्णय ही नहीं देना, न्यायपालिका का काम होता है संविधान की व्याख्या करना। अब संविधान को समझने वाले कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो विधि को अच्छे से समझते हैं, और विधि को समझने वाले लोग जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं वो नहीं, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं वो होते हैं, जो होते हैं न्यायपालिका। अब हमें सभी को पता है कि भारत में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये प्रोविजन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में समझेंगे। यहाँ बेसिक समझते हैं, बेसिक यही है कि विधायिका विधि का निर्माण करेगी, कार्यपालिका विधि को लागू करेगी, साथ ही नीति का निर्माण करेगी, और न्यायपालिका का काम होगा संविधान की व्याख्या करना। किस मामले में विधायिका गलत है, किस मामले में कार्यपालिका गलत है, इस बात का उत्तरदायित्व कौन देगा, इस बात के लिए व्याख्या कौन करेगा? वो है न्यायपालिका। कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां विधायिका या कार्यपालिका अपनी चीजों को हर समय उन्हीं बातों पर लागू करता है जिसकी व्याख्या संविधान ने की हुई है कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी नहीं बाज आता। उसके लिए न्यायपालिका के पास एक नया फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन मेकिंग। डॉक्ट्रिन कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में कुछ थियरीज होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ये वो कानून होते हैं जो न्यायपालिका बनाता है। डॉक्ट्रिन मेकिंग, डॉक्ट्रिन आपने कई सारे तरह की सुनी होगी, आपने नाम सुना होगा बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आपने सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आपने फंडामेंटल राइट जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ में आएगा 13 ये कहता है कि विधि यानी कि विधायिका ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती है जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सके। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो ये उतने मामले में अपने आप में निष्क्रिय रहेगा जितना कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अगर कोई कानून की मात्रा 100% है जिसमें से 70% अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो 70% जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, सिर्फ 30% ही लागू होगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन मेकिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये हमें पता है संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी, लेकिन संविधान में संशोधन करने वाले कौन है? संसद, विधायिका। लेकिन कहीं ये ऐसा संशोधन ना कर दें जहां पर संविधान में संशोधन नहीं बल्कि एक नया संविधान बनाने के लिए ही कहीं बात हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 42वें संविधान संशोधन की। इस बात से न्यायपालिका परेशान हुई और उन्होंने लेके आए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब क्या है? संविधान में सिर्फ संशोधन हो सकता है, पूरा संविधान नहीं लिखा जा सकता है। संविधान में कुछ बेसिक एलिमेंट है जिनको हमेशा संविधान में रहना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो ये डॉक्ट्रिन बनाने का काम किसका है? न्यायपालिका। कितनी डॉक्ट्रिन है? नियरली 8-10 डॉक्ट्रिन है जिनको हमें पढ़ना है। सारी
नहीं जरूरत है, लेकिन जिसको जरूरत है वो आगे हमें बताएगा, मैं उसको बुक बताऊंगा। इसके अलावा मैं उसको सिंपल लेमैन टर्म्स में भी बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। आई थिंक ये चीजें आपको समझ आई होंगी। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये है, पॉलिटी की शुरुआत होती है। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी वर्ड आया है पॉलिस से। पॉलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेट। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सिटी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। राज्य का मतलब होता है राज्य वो संस्था होती है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित करता है, उसको बनाए रखता है। इसी हिसाब से हमने देखा राज्य व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। अरस्तु के हिसाब से ये 6 प्रकार की होती है, लेकिन ऑगस्टाइन ने कहा नहीं, राज्य से भी बड़ा एक चीज होती है, एक संस्था होती है जिसको हम लोग धर्म कहते हैं। तो धर्म की व्याख्या वहां से हुई और धर्मतंत्र आया। फिर हमने देखा किसी भी राज्य व्यवस्था में वो लोकतंत्र हो या वैधानिक लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, निरंकुश हो, अराजक हो, उसके भी कुछ ना कुछ ऑर्गन होते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ अंग होते हैं। वो अंग क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका वो संस्था होती है जो विधि को निर्माण करती है, कानून को बनाती है, जबकि कार्यपालिका वो संस्था होती है जो उस विधि को विधायिका के द्वारा बनाई हुई विधि को लागू करती है, साथ ही नीति का निर्माण करती है। विधि और नीति में इतना सा अंतर है कि विधि कंपलसरी होती है, विधि के खिलाफ हम लोग जा सकते हैं न्यायपालिका में, लेकिन नीति अपने आप में कंपलसरी नहीं होती है। विधि में दंड का प्रोविजन होता है, नीति में दंड का प्रोविजन नहीं होता है। साथ ही आता है न्यायपालिका। अगर विधि कोई गलत बन रही है, नीति कोई गलत बन रही है, या विधायिका कार्यपालिका के बीच कोई मतभेद हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए न्यायपालिका सिर्फ मसले को सॉल्व नहीं करता है, संविधान की व्याख्या भी करता है। और संविधान की व्याख्या करने में कभी कभी उसको डॉक्ट्रिन बनानी पड़ती है, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन मेकिंग। ये सारी बातें क्या है आगे कंटिन्यू क्लास में